हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके क्रैक विद मोहित में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम इस टॉपिक को मध्यकालीन भारत को पढ़ रहे हैं इस सीरीज में। तो मध्यकालीन भारत में भी दोस्तों हमने कई टॉपिक कवर कर लिए हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले मध्यकालीन भारत इतिहास शुरू कहाँ से हुआ था, क्या कैसे क्या हुआ, किस प्रकार दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और किस प्रकार कौन कौन से वंशों ने राज किया और कौन कौन से वंश हम पढ़ रहे हैं। तो हमने गुलाम वंश पढ़ लिया दोस्तों। अब हम पढ़ रहे थे क्या है कि गुलाम वंश में क्या होता है कि गुलाम वंश पढ़ लिया। तो गुलाम वंश के बाद हमने खिलजी वंश भी पढ़ लिया है। जिसने नहीं देखा तो पीछे जाकर के वीडियो में हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के आराम से वीडियो भी देख सकता है। पूरी सारी डिटेल हमने दे दी है गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला। और मैं आज तुगलक वंश पढ़ाने वाला हूँ, तो तुगलक वंश से भी आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि खिलजी वंश में क्या होता है, जब खिलजी वंश का अंतिम शासक होता है, अंतिम शासक कौन होता है दोस्तों? खुसरव शाह। खुसरव शाह होता है। तो खुसरव शाह को गयासुद्दीन तुगलक शाह नाम का एक व्यक्ति उसकी हत्या कर देता है और वो तुगलक वंश की स्थापना करता है। गयासुद्दीन तुगलक शाह तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा तुगलक वंश। आज हमको तुगलक वंश के बारे में जानकारी की लेनी है। कौन तुगलक वंश में किस किस राजा ने राज्य किया, क्या क्या तुगलक वंश के काम थे और तुगलक वंश की स्थापना कब से हुई। तो दोस्तों 1320 से खुसरो शाह की हत्या कर दी जाती है और ये 1414 तक ये कार्य करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप इनकी कार्यकाल से देख लीजिए, लगभग लगभग ये 94 साल लगभग ये 94 साल काम करते हैं। अब 94 साल कोई वंश राज करता है, इसका मतलब कि काफ़ी इनका वो रहा है, दबदबा रहा है। तो अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा वंश किस वंश ने राज किया था, सबसे ज़्यादा किस वंश ने राज किया था? तो कौन हो जाएगा दोस्तों? तुगलक वंश हो जाएगा। इनका मैं कार्यकाल बता चुका हूँ, ट्रिक भी बता चुका हूँ कैसे याद करना है। तो अगर आपको शुरू से मध्यकालीन इतिहास इस तरीके से पढ़ना कि आप दोबारा कभी भूलो नहीं, तो आप शुरू से वीडियो मेरी देखिएगा। कोई भी टेंशन नहीं है, आप लगातार मेरी वीडियो देखते रहिए और आने वाली वीडियो देखते रहिए। कोई भी टेंशन नहीं रहेगी आपको इतिहास में। तो 94 साल तक राज किया। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सल्तनत काल में सबसे ज्यादा राज करने वाला वंश तुगलक वंश है। कितने साल? 94 साल। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है कि 94 साल राज करता है। तो राज करने के बाद राज करता है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि अब ये गयासुद्दीन तुगलक, इसकी स्थापना किसने? गयासुद्दीन तुगलक। तो सबसे पहले दोस्तों तुगलक वंश में क्या था कि ये लोग करौना मिस्र तुर्क थे। करौना मिस्र तुर्क थे दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इनकी जो माता थी दोस्तों, वो हिंदू थी और जो पिता थे वो मुस्लिम थे। पिता कौन थे दोस्तों? मुस्लिम थे। करौना तो मिस्र तुर्क है, माता हिंदू थी और पिता इनके मुस्लिम हुआ करते थे। अब इस वंश की स्थापना कौन करता है? तो वंश की स्थापना कौन करता है दोस्तों? जैसा कि आपको पता है कि खुसरो शाह की हत्या कर देता है कौन दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक शाह। कौन हत्या कर देता है? गयासुद्दीन तुगलक शाह। गयासुद्दीन तुगलक शाह हत्या कर देता है, स्थापना वही हत्या करता है, उसके बाद अपने वंश की स्थापना कर देता है तुगलक वंश में। तो इसका कार्यकाल क्या होता है? 1320 से बैठता है ये गद्दी पर और 25 तक, मात्र 5 साल का। लेकिन क्या होता है कि कोई जैसा होता नहीं है कि उम्र कम है, जिंदगी कम है, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े। उसी प्रकार से गयासुद्दीन तुगलक में भी काम 5 साल रहा, लेकिन काम इसने काफ़ी कर दिए। तो गयासुद्दीन तुगलक सबसे पहला वंश का राजा गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल क्या था? 1320 से लेकर के 1325 तक। अब देखिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। अब गयासुद्दीन तुगलक क्या है दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले क्या किया कि 1325 से 1320 ने सबसे पहले तो अपना तुगलक वंश की स्थापना कर दी। उसके बाद में दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है कि गयासुद्दीन तुगलक के समय पर सर्वाधिक मंगोल के आक्रमण होते हैं। किसके आक्रमण? सर्वाधिक मंगोल के आक्रमण होते हैं। मंगोलों ने इनको इसके समय में लगभग 29 बार आक्रमण किए। कितनी बार? इसके बाद 29 बार आक्रमण। किसके दोस्तों? मंगोलों के द्वारा इस पर 29 बार आक्रमण किए गए। और फिर क्या हुआ? अंततः मंगोलों को हरा दिया इसने। मंगोलों की हार हो गई और इसने अपने आप को गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धारण की दोस्तों इसने। किसकी उपाधि दोस्तों? गाजी की उपाधि इसने
धारण की, और गाजी की उपाधि धारण करने वाला सल्तनत काल का सबसे पहला व्यक्ति माना जाता है। प्रथम शासक है गयासुद्दीन तुगलक जो गाजी की उपाधि धारण करता है। अब देखो दोस्तों, गाजी की उपाधि धारण करने के बाद ये करता है, और उसके बाद क्या करता है कि जो अपना भारत है दोस्तों, इसका जो दक्षिण एरिया है, दक्षिण एरिया जो है, तो दक्षिण एरिया में इसने क्या किया कि अपने पुत्र जौना खां को भेजा। किसको भेजा दोस्तों? जौना खां को। जौना खां को, इसका पुत्र है जौना खां। जौना खां कौन है दोस्तों? इसका पुत्र है, और यही जौना खां आगे चलकर एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाएगा। अब देख, जौना खां को दक्षिण भारत के अभियान में भेजा। तो दोस्तों इस पूछ गया था कि आपसे क्वेश्चन कि दक्षिण भारत अभियान सबसे पहले किस राजा ने भेजा? तो इसका आंसर, राइट आंसर दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक ना होकर के अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर अभियान किया था। दक्षिण भारत पर अभियान करने वाला सबसे पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। उसने दोस्तों वारंगल पर अभियान किया था, मलिक कफूर की सहायता से उसने अभियान किया था। अब गयासुद्दीन तुगलक को जौना खान ने इसको भेज दिया, ये जीत कराया। जीत कराने के बाद दोस्तों क्या हो कि इसका जो पूरा दक्षिण एरिया था, दक्षिण एरिया पूरा का पूरा इसके सम्राट इसके प्रांतों में लगने लगा, इसके साम्राज्य में लगने लगा। पूरा जो दक्षिण एरिया था दोस्तों पूरा लगने लगा। तो दोस्तों दक्षिण एरिया था, पूरा दक्षिण भारत था, इसके साम्राज्य में लगने लगा। तो इसने क्या किया कि अगर साम्राज्य लग रहा है दक्षिण भारत में, तो इसका मतलब क्या है कि इसने अपने साम्राज्यवादी विस्तार नीति अपनाई। साम्राज्यवाद इसके समय में दोस्तों क्या हो कि सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ, सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ, सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ दोस्तों। और सर्वाधिक साम्राज्य, अगर बड़ा साम्राज्य होगा तो उसको चलाने के लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम होंगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे विद्रोह भी हुए थे। तो सर्वाधिक विद्रोह भी इसी के समय हुए थे दोस्तों। तुगलक वंश में सर्वाधिक विद्रोह तुगलक हुए थे। अब देखिए दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था कि दिल्ली के समीप एक शहर की स्थापना की थी, अपने नाम से शहर की स्थापना की थी। तुगलक यानी कि तुगलकाबाद है, दिल्ली के समीप। दिल्ली के समीप इसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना करी दोस्तों। और स्थापना करने के बाद क्या किया कि इसी शहर को अपनी राजधानी बना लेता है। इसी शहर को दोस्तों क्या करता है? अपनी राजधानी बना लेता है। इसी शहर को क्या करता है? दिल्ली के समीप जो तुगलकाबाद शहर था उसकी स्थापना करता है दोस्तों, और इसी को अपनी राजधानी बना लेता है। इसी को क्या करता है? अपनी राजधानी बना लेता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? आता है समय 1324 का। 1324 में क्या होता है दोस्तों कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गयासुद्दीन बलबन के दो पुत्र थे, एक था मोहम्मद खान और दूसरा था बुगरा खान। कौन था दोस्तों? दूसरा था बुगरा खान। तो मोहम्मद खान तो उसकी तो मृत्यु हो गई थी, बचा बुगरा खान। तो बुगरा खान उस समय बंगाल में नवाब था। तो दोस्तों बंगाल का जो दीवान था, तो इसने क्या किया था? बुगरा खान ने अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था, स्वतंत्र घोषित कर दिया था कि मैं बंगाल का राजा हूँ। तो ये बात गयासुद्दीन तुगलक जो दिल्ली में था, तो इसको ये बात हजम नहीं हुई। और ये बात हजम नहीं हुई इसने तो क्या किया दोस्तों? बंगाल पर अभियान करता है, यानी कि बंगाल पर चढ़ाई करता है, बंगाल पर अभियान करता है। और अभियान करके दोस्तों क्या होता है कि बुगरा खां को मार देता है, बुगरा खां को मार डाला। ठीक है दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा। और वैसे तो मैं अभी हट जाऊँगा तो आप नोट कर लीजिएगा, मैं भी आपको नोट करने का समय दूंगा। अभी आप सिर्फ देखते रहिए, बोर्ड पर देखते रहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनते रहिए, बस नोट करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं हट जाऊँगा तो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो बुगरा खां को मार डाला दोस्तों। बुगरा खां को मार डालने के बाद क्या होता है कि जब ये बंगाल में था तो उस समय इसको पता चला कि दिल्ली पर निजामुद्दीन औलिया आए हुए हैं, संत निजामुद्दीन औलिया आए हुए हैं। तो दोस्तों इसने क्या किया था कि निजामुद्दीन औलिया को कहा कि जब तक मैं दिल्ली आऊँ तो तुम दिल्ली छोड़कर चले जाना, तो निजामुद्दीन औलिया ने इसके लिए कहा था दोस्तों। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट करके नोट करिएगा इसको। गयासुद्दीन तुगलक के लिए किसने कहा था दोस्तों? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। क्या कहा था दोस्तों? दिल्ली अभी दूर है। ये आपसे पूछा जाता है कि ये किसके लिए कहा गया, तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा गया। दिल्ली अभी दूर है किसके लिए कहा गया है दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, निजामुद्दीन औलिया। जब ये बंगाल से लौट रहा होता है दोस्तों, तो बंगाल से जब ये लौट रहा होता है तो क्या होता है कि
रास्ते पे दिल्ली से पहले ही दोस्तों इसका जो पुत्र था जौना खान, इसका पुत्र था जो जौना खान ने इसके स्वागत के लिए लकड़ी का महल तैयार किया। क्या क्या दोस्तों, इसने लकड़ी का महल तैयार किया। लकड़ी का दोस्तों महल तैयार किया। इसके समय पे क्या किया कि लकड़ी का महल तैयार किया जौना खान ने। अब जौना खान महल के दोस्तों वास्तुकार कौन थे, इसके वास्तुकार आपसे पूछ लेता है, तो इसके वास्तुकार थे अहमद अयाज। कौन थे? अहमद अयाज। इसके वास्तुकार कौन थे दोस्तों? अहमद अयाज थे। तो लकड़ी का महल जब तैयार करता है दिल्ली से पहले दोस्तों लकड़ी का महल तैयार करता है, तो उस पर इसका स्वागत किया जाता है कि आप आइए, आप बंगाल जीत कर आए हैं, तो इसी के लड़का का स्वागत करता है। तो जैसे ही ये महल पे जाता है, महल पे दाखिल होता है, तो इसके स्वागत के समय क्या होता है, महल वो ढह जाता है, महल गिर जाता है, तो उसी में दबकर इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? उसी में दबकर इसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसी पे दबकर इसकी मृत्यु हो गई, 1325 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उससे पहले दोस्तों इसने क्या किया था कि कुछ कार्य किए थे। इसके जो कार्य देख लेते हैं हमने, कार्य क्या क्या किए थे। तो इसने सबसे पहले कार्य में निर्माण कार्य क्या किया था दोस्तों, तो निर्माण कार्य इसने किया था कि चिराग दिल्ली दहलवी का निर्माण करवाया था। और दोस्तों दूसरा निर्माण करवाया था इसने खड़की मस्जिद का निर्माण करवाया था। और तीसरा जो इसका दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या होता है कि इसने सिंचाई के लिए नहर व्यवस्था बनाई थी, नहर व कुएं स्टार्ट करवाए थे दोस्तों। और तुगलक वंश को नोट करिएगा दोस्तों, तुगलक वंश को ही किसानों का स्वर्णिम युग कहा जाता है। स्वर्णिम वंश कौन है तुगलक वंश किसानों के लिए दोस्तों? तो वो है कौन है? तुगलक वंश है। कौन है दोस्तों? तुगलक वंश है। किसानों के लिए नहरें खुदाई और किसानों के लिए जो ऋण था दोस्तों 1/2 उसको 1/3 कर दिया। और जो दोस्तों अन्य वंशों में हुआ करता था, किसान अगर ऋण नहीं चुका पाते थे तो उनको दंड दिया जाता, तो वो दंड भी इसने समाप्त कर दिया था। और इसने डाक जो व्यवस्था थी, डाक व्यवस्था को पूरी तरीके से पूर्ण रूप से लागू कर दिया। जो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था डाक व्यवस्था, तो उसको पूर्ण रूप से इसने क्या कर दिया, लागू कर दिया था दोस्तों। तो ये कुछ था गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जितनी जानकारी थी, ये आप नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा हटा जा रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए। दोस्तों आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि इसकी मृत्यु हो जाती है लकड़ी के महल में दब करके। तो उसके बाद इसका बेटा जो जौना खान इसका बेटा दोस्तों बनता है राजा, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन कौन से काम किए, क्या क्या किए, किस वजह से उसको अभागा रक्त पिपासु कहा जाता था। देखिए दोस्तों, अब चलते हैं हम मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों 1325 से लेकर के 1351 तक 1325 से लेकर 1351 तक राज करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का जिस तरीके से मैंने अभी शुरू में बताया कि इसके बचपन का नाम था बचपन का नाम था दोस्तों जौना खान। क्या नाम था? जौना खान। और दोस्तों इसको उपाधि जो दी गई थी, उपाधि थी उलुग खां की। उलुग खां का मतलब होता है दोस्तों दुनिया का खान। क्या होता है दोस्तों? दुनिया का खान। उपाधि इसकी दुनिया का खान, उलुग खां की उपाधि। दोस्तों ये ऐसा राजा हुआ करता था, और ये बहुत ही पढ़ा लिखा राजा था तुगलक वंश का। दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था दोस्तों, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा। और शायद दोस्तों इसी कारण से ये क्या हुआ, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मोहम्मद बिन तुगलक था। इसी कारण से शायद दोस्तों इसने क्या किया था कि इसी कारण से ये फेल हो गया, असफल हो गया राज करने में। किस प्रकार से इसको दोस्तों रक्त पिपासु, अभागा या स्वप्नशील अन्य नामों से जाना था। क्यों जाना जाता था? क्यों कहा जाता था कि सबसे पढ़ा लिखा बेवकूफ राजा इसको क्यों कहा जाता था? तो मैं भी आगे बताऊं क्यों कहा जाता था। तो ये राजा दोस्तों पढ़ा लिखा था। और इसके जो अन्य कार्य था दोस्तों, अन्य क्या था कि इसका जो इसने सबसे पहले यही जो राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, इसने दोस्तों होली, दिवाली और दशहरा
मनाना प्रारंभ किया था, यानी कि दोस्तों हिंदू त्यौहार जो थे इसने मनाना प्रारंभ किया था। हिंदू त्यौहार दोस्तों इसने मनाना प्रारंभ किया था। और दोस्तों अगला पॉइंट क्या है कि अगला पॉइंट दोस्तों इसका है कि इसी के मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ही दो बौद्ध अनुयायी रहते थे। कौन दोस्तों? दो बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध अनुयायी रहते थे। पूछ लिया जाता आपसे दोस्तों, ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं ये सारे के सारे अपने आप में क्वेश्चन है। तो कौन रहते हैं दोस्तों? चंद्रशेखर और जिन प्रभुसूरी। जिन प्रभुसूरी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में दो बौद्ध अनुयायी रहते थे, यानी कि इनको संरक्षण प्राप्त है। इनको किसका संरक्षण प्राप्त है? मोहम्मद बिन तुगलक का। पूछ लेते हैं चंद्रशेखर और जिन प्रभुसूरी को किसका संरक्षण प्राप्त है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। और दोस्तों क्या होता है कि इसने ऐसे कुछ अच्छे अच्छे काम किए, जैसे कि इसने सती प्रथा पर रोक लगाने का, सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। और सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया दोस्तों, और बहुत से अच्छे अच्छे काम किए। इस वजह से इसको क्या कहा जाता था कि सल्तनत काल का अकबर कहा जाता था। ये भी दोस्तों आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ लिया जाता है सल्तनत काल का अकबर, तो कौन हो जाएगा दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, या अकबर का पूर्वगामी। अकबर का दोस्तों पूर्वगामी, इसको सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता था या अकबर का पूर्वगामी कहा जाता था। दोस्तों इसी के समय में क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही 1333 में, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करिएगा, 1333 में 1333 ईस्वी में मोरक्को से दोस्तों एक यात्री आता है। कौन आता है यात्री? तो यात्री वो था दोस्तों इब्न बतूता। कौन था दोस्तों? इब्न बतूता। आपसे पूछ लिया जाता है कि इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। डायरेक्ट आपसे पूछ लिया था इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। कब आया था दोस्तों? 1333 ईस्वी में आया था। इब्न बतूता ने क्या किया था दोस्तों, वहां से आया और यहाँ पर जितना जो भी रहा, तो इसने क्या किया था कि एक किताब लिखी थी, रेला। इसकी यात्रा वृत्तांत है दोस्तों, रेला। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों बुक, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है रेला किसकी? तो इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत है दोस्तों इसका। 1333 में ये मोरक्को से आता है, और दोस्तों क्या होता है कि इसको साल 2 साल में दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है। दिल्ली का काजी मोहम्मद बिन तुगलक इसको नियुक्त कर देता है। कुछ समय बाद इसको दिल्ली का काजी बना देता है। और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के लिए एक पॉइंट और है कि ये पहला शासक था जिसने अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में क्या किया था कि हिंदू और मुस्लिम लोगों को दोस्तों क्या किया था, भर्ती किया था अपने पदों पर, उच्च आसीन पदों पर दोस्तों इसने बड़े बड़े पदों पर उसको हिंदू और मुस्लिम लोगों को भर्ती किया था। तो दोस्तों इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से कार्य थे जो इसके, इसलिए इसको दोस्तों अभागा और रक्त प्यासु या स्वप्नशील या पढ़ा लिखा बेवकूफ क्यों कहा जाता था। तो इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। आई होप दोस्तों आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा, वो दोस्तों आपने क्या कर लिया, आपने लिख लिया होगा। तो चलते हैं आगे दोस्तों। इसको बरनी के अनुसार दोस्तों इसको नाई, जुलाहा, रसोइया भी अन्य नामों से जाना जाता था बरनी के अनुसार। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसके कुछ जो कार्य थे, इसके कौन कौन से कार्य थे जो असफल हो गए, इसके असफल कार्य देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों असफल कार्य में सबसे पहला कार्य आता है इसका खुरासान का अभियान। खुरासान अभियान दोस्तों क्या है कि मध्य एशिया में रहता था। खुरासान अभियान मतलब मध्य एशिया में अभियान किया था। मध्य एशिया में अभियान करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन खुरासान अभियान करने से पहले इसने क्या किया था कि इसने एक सेना बनाई थी। इसने क्या किया था दोस्तों, एक सेना बनाई थी। सेना कितनी थी? तो 3.70 लाख की सेना थी। 3,70,000 लोगों की एक सेना, एक संगठन दल बनाया था। और इसका जो दल बनाया था तो इसने क्या किया था दोस्तों, थोड़ा पढ़ा लिखा होने के कारण इसने क्या किया था कि पढ़ा लिखा होने के कारण ये सोचता था कि मैं ऐसा करता हूँ कि जो सेना है, सेना को मैं वेतन दे देता हूँ और ये खाए पिए अच्छे से रहें, पूरा इनका घर चले, और जब मैं अभियान करूँगा तो सबको बुला लूँगा। तो शायद ये इसकी भूल थी, पढ़ा लिखा होने के कारण ये इसकी भूल थी। तो इसने क्या किया कि खुरासान अभियान में सेना को सब पहले ही वेतन दे दिया, सारे सेना को इसने पहले ही वेतन दे दिया।
इसने क्या किया दोस्तों, पहले ही वेतन दिया। अब पहले वेतन दे दिया, जब वेतन दे दिया, सेना को वेतन मिल गया, बढ़िया आराम से खा पी रहे हैं, चल रहा है उनका परिवार। तो जब खुरासान अभियान करने की जब समय आया, तो उस समय इतनी सेना एकत्रित नहीं हो पाई, जिसके कारण खुरासान अभियान इसका असफल हो गया। तो असफल होने के कारण क्या था दोस्तों, असफल होने के कारण था कि सेना को इसने पहले ही वेतन दे दिया। अब दूसरा दोस्तों क्या था, दूसरा क्या था कि जो कुमाऊं हिमालय, इस समय कुमाऊं हिमालय, तो वहां पर दोस्तों इसने क्या किया था, वहां पर भी इसने क्या किया कि आक्रमण करने की सोची। अब वहां पर क्यों सोचा, क्योंकि चीनी विद्रोह, वहां पर चीनी विद्रोह ज्यादा होगा, तो चीनी लोग जो लोग थे, चीन के लोग थे, तो चीनी विद्रोह को कम करने के लिए, चीनी विद्रोह को कम करने के लिए दोस्तों, लेकिन क्या था कि जो सेना इसकी थी वो दिल्ली की थी, और कुमाऊं हिमालय यानी कि पर्वतमाला थी, एक पर्वत श्रृंखला थी, तो वहां पर बर्फबारी वगैरह, और तो वहां का जो ऐसा माहौल था कि दोस्तों वो माहौल में इधर के जो लोग थे वहां ढल नहीं पाए, इस कारण से चीनी विद्रोह भी कम नहीं कर पाया और उसकी हार भी हो गई। तो इस वजह से कुमाऊं हिमालय भी असफल हो गया, खुरासान अभियान भी असफल हो गया। अब देखिए दोस्तों तीसरा क्या आता है, तीसरा बताया जाता है कि जो इसकी तीसरा जो कार्य था, तो इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली। क्या कर लिया, राजधानी स्थानांतरित कर ली। राजधानी स्थानांतरित किया कहां से, ये दिल्ली से दोस्तों क्या किया किसी ने, दिल्ली से देवगिरी ले आया, दिल्ली से देवगिरी ले आया, दिल्ली से देवगिरी ले आया, और इस देवगिरी को क्या किया इसने, दौलताबाद नाम रख दिया। दिल्ली से देवगिरी लेकर आया और दिल्ली देवगिरी को दौलताबाद नाम रख दिया और इसी को अपनी राजधानी बना ली। कारण क्या थे राजधानी स्थानांतरित करने के, तो कुछ कारण दोस्तों बताए जाते हैं कि एक कारण क्या था कि इसको क्या थे, धमकी भरे पत्र मिला करते थे। कुछ लोग बताते हैं कि इसको धमकी भरे पत्र मिलते थे, कुछ इतिहासकार बताते हैं दोस्तों धमकी भरे पत्र मिलते थे, इस कारण से इसने दिल्ली से देवगिरी राजधानी अपनी स्थानांतरित कर ली। और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जो देवगिरी जो था दोस्तों, एक जो बीच का पॉइंट था, बीच का जो दोस्तों था कि यहाँ से साम्राज्य का दोस्तों साम्राज्य आराम से दिखता था, साम्राज्य का बीच में था, साम्राज्य के बीच में था दोस्तों, देवगिरी जो साम्राज्य के बीच में था, यानी कि यहाँ से आप नियंत्रित करने के लिए खूब आराम से सब मिल जाए। क्योंकि कोई चीज अगर मान लीजिए अपना साम्राज्य इसके अगर बीचों बीच यहाँ पर राजा बैठा तो नियंत्रित करने में उसको आसानी रहेगी। तो इस वजह से कुछ लोग बताते हैं कि देवगिरी इसलिए स्थानांतरित की गई थी। अब दोस्तों इसका जो चौथा कार्य आता है, चौथा कार्य क्या है, चौथा जो सफल कार्य है दोस्तों, चौथा कार्य क्या है कि इसने सांकेतिक मुद्रा स्थान, इसने क्या किया कि सांकेतिक मुद्रा का चलन किया दोस्तों, सांकेतिक मुद्रा का चलन कर दिया। चौथा कार्य क्या था, सांकेतिक मुद्रा का चलन कर दिया। जो मुद्रा बहुत ही सांकेतिक मुद्रा जो ऐसी थी मुद्रा दोस्तों चलन कर दिया, तो उस समय इसकी बहुत ही अफरा तफरी मच गई में, यानी कि अपने लोग घर में बनाने लगे वो मुद्राएं, तो इस प्रकार से वो भी मुद्रा वाला भी असफल हो गया। तो इसके जो असफल कार्य थे दोस्तों, जिसके कारण से इसको क्या बोलते थे, अभागा बोलते थे। अभागा शासक या पढ़ा लिखा बेवकूफ, पढ़ा लिखा मूर्ख शासक ही बोलते थे दोस्तों। स्वप्नशील यानी कि स्वप्न में सोचता था, अब मतलब कि स्वप्न देखा करता था कि अपने राज्य को ये करना है, वो करना है, ऐसा वैसा, ये सारे काम। तो इस वजह से दोस्तों इसको पढ़ा लिखा है अभागा मूर्ख व्यक्ति बोलते थे, क्योंकि ये सारे काम जो करता था वो सारे, पता नहीं इसकी किस्मत ऐसी थी कि जो भी काम करता था सारे के सारे विफल हो जाते थे। उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, इसने किसानों से, जब कोई चीज किसानों से वसूली जाती तो अगर किसानों को दिक्कत पड़ती तो इसने ऋण भी दिया था। क्या दोस्तों, किसानों को दिया जाने वाला ऋण, इसने किसानों को ऋण भी दिया, किसानों को ऋण। तो किसानों को ऋण दोस्तों दिया, तो उस ऋण को क्या बोलते थे, उस ऋण को तकावी ऋण बोलते थे। क्या बोलते हैं दोस्तों, उस ऋण को तकावी ऋण दिया जाता था। और ये तकावी ऋण दोस्तों सोनघर के माध्यम से दिया जाता था। ऐसा बोलते हैं कि सोनघर के माध्यम, सोनघर का मतलब दोस्तों कि ऐसा बोलते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक किसानों के बीच जाकर के रहता था और उसके साल दो साल रहता था और देखता था कि क्या है। वैसे तो सोनघर के माध्यम से तकावी ऋण दिया जाने लगा। और दोस्तों किसानों के लिए इसने एक नए विभाग की स्थापना की, इसका दीवान ए कोही जिसको बोलते हैं, दीवान ए कोही नामक नए विभाग की स्थापना भी दोस्तों किसानों के लिए इसने किया और सोनघर के माध्यम से। और दोस्तों ये पहला शासक हुआ करता था, मोहम्मद बिन तुगलक जो पहला शासक था जो
फसल चक्र, फसल चक्र से दोस्तों खेती करता था। फसल चक्र का मतलब क्या है? फसल चक्र से खेती करता था, यानी कि खेती को ऐसे करता था जैसे मान लीजिए गेहूँ बो दिया, फिर उसके बाद जो भी समय होता था, जो भी मौसमी फल वो फसल होती थी तो वो बोता था। इस प्रकार से मतलब करवाता था, फसल खेती करवाता था, और बहुत सारी नहरें निर्माण सिंचाई प्रारंभ करवाया। और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक जो था, तो सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार इसी के समय पर इसने अपने साम्राज्य को 23 प्रांतों में विस्तार किया था। कितना दोस्तों? 23 प्रांतों में इसने अपने साम्राज्य को विस्तार कर लिया था। अब फसल चक्र में दोस्तों एक खेती, और इस प्रकार से अब क्या होता है कि दोस्तों जब इसकी मृत्यु होती है, ये सारे काम कर लेता है, तो अब इसकी जब मृत्यु होती है दोस्तों, तो इसकी मृत्यु के समय क्या होता है कि मृत्यु जब होती तो इसको बरनी ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था? बदायूं ने कहा था दोस्तों। बदायूं कहता है कि अंततः जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो ये कहता है कि अंततः राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। क्या कहता है दोस्तों बदायूं कि अंततः राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों ये नोट कर लीजिए। और फिरोज शाह तुगलक दोस्तों मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो भी तुगलक वंश के बारे में अभी जो बाकी चीज़ें बची हुई मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, नहीं वीडियो दोस्तों ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वजह से आज के लिए इतना ही दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पास में मैंने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों ये आप नोट कर लीजिए। और ठीक है दोस्तों, अगर आपने नोट कर लिया तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।